ये मूवी एक ऐसे रेजिस्टेंस मेंबर के बारे में है जो कि जापानीज कॉलोनाइजेशन को मानने से इनकारी था। वो जापानीज हायर अप्स की हत्या करने का प्लान बनाता है, लेकिन ये काम कोई आसान नहीं था क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से जासूस भी मौजूद थे। वो लोग इन प्रॉब्लम से कैसे निपटेंगे, यही हम इस मूवी में जान पाएंगे। इस मूवी का स्टार्ट 1920 में होता है, जहाँ हम एक कोरियन बिजनेसमैन कांग को देखते हैं जो कि जापानीज का हामी था। कांग अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए जापानीज गवर्नर जनरल से मिलता है, लेकिन तभी एक रेजिस्टेंस फाइटर येम वहां एक बॉम्ब फोड़ता है जिसकी वजह से गवर्नर इंजर हो जाता है। लेकिन गन फाइट के दौरान येम खुद भी इंजर हो जाता है। कांग जो कि गवर्नर से दोस्ती करना चाहता था, वो उसे बचा के अपने घर ले आता है, लेकिन यहाँ उसे रियलाइज होता है कि उसकी पत्नी भी रेजिस्टेंस मूवमेंट को सपोर्ट करती है, जो कि येम के घाव का इलाज कर रही थी। जबकि येम को जापानीज सोल्जर से बचाने के लिए उसका प्लान उसी रात कहीं दूर ट्रैवल करने का था, और इस दौरान वो अपनी जुड़वा बेटियों को भी साथ ले जाती है। कांग चुपके से अपने बटलर को उसकी पत्नी और येम को मारने का ऑर्डर देता है। येम और कांग के लोगों में गन फाइट होने लगती है, और इस दौरान येम अपनी एक उंगली खो देता है। अपनी स्किल्स के बावजूद येम ये फाइट हार जाता है और जापानीज पुलिस उसे पकड़ लेती है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान नर्स जुड़वा बच्चियों में से एक को लेकर वहाँ से भाग जाती है, जबकि कांग की दूसरी बेटी को छीनने के बाद कांग की वाइफ को शूट करके मार दिया जाता है। 22 साल बाद येम अब आजाद हो चुका था और रेजिस्टेंस मूवमेंट का कैप्टन बन चुका था। वो यहाँ 2 और लेजेंडरी रेजिस्टेंस लीडर्स से मिलकर असैसिनेशन का एक प्लान बनाता है। येम को 3 ऐसे लोगों को ढूंढने का टास्क मिलता है जो कि उनके प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। पहली मेंबर थी एन, जो कि एक स्नाइपर थी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि एन कांग की वही बेटी थी जो कि खो गई थी, और वो इंडिपेंडेंस आर्मी कैंप में पिछले 22 साल से काम कर रही थी। जबकि दूसरा मेंबर था हुआंग, जो कि एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट था, लेकिन वो और उनका तीसरा मेंबर बिग गन जेल में थे। येम जेल में उनसे मिलने आता है और उन्हें होटल में बाकी लोगों से मिलने का कहता है, जिसके बाद वो एन को पिक करने कैंप आता है और अपना पैगाम भी दोहराता है। एन होटल में एक कोरियन असैसिन हुआई पिस्टल से मिलती है। एन और पिस्टल यहाँ शादीशुदा होने का नाटक करते हैं ताकि जापानीज गैंगस्टर को ढूंढने वाली चाइनीज पुलिस को डॉज कर सके। पिस्टल इन दोनों जापानीज गैंगस्टर का शिकार करता था ताकि वो उनके सर पर मौजूद इनाम हासिल कर सके, और उसने अपने असिस्टेंट बडी को उनका पीछा करने पे लगाया हुआ था। दूसरी तरफ येम एक जापानीज पुलिस ऑफिसर से मिलता है और हमें पता चलता है कि येम असल में एक जापानीज स्पाई था, क्योंकि येम जब जेल में था तो उस पर टॉर्चर करके उसे स्पाई बनने पर मजबूर किया गया था। वो अपना नया प्लान पुलिस को लीक कर देता है, इसलिए असैसिनेशन रोकने के लिए उनका प्लान उन 3 मेंबर्स को मारने का था। होटल में रेजिस्टेंस लीडर उन 3 मेंबर्स को ब्रीफ कर रहा था। असल में वो उस जापानीज जनरल को मारने वाले थे जिसने कोरिया के लोगों को मारने के लिए कई मिशंस को लीड किया था, और कांग भी, जो कि अब जापानीज का फेवरेट लैपडॉग बन चुका था। साथ में फोटो लेने के बाद लीडर उन्हें सुबह होने से पहले निकलने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे पहले ही शक था कि उनके बीच कुछ स्पाइस मौजूद हैं। सुबह जब जापानीज पुलिस उस होटल की तलाशी लेती है तो वो 3 मेंबर पहले ही वहाँ से सियोल के लिए निकल चुके थे, इसलिए जापानीज पुलिस येम से कांटेक्ट करती है और उससे असैसिनेशन टारगेट के बारे में पूछती है। येम चुपके से लीडर के रूम में घुस जाता है, जहाँ से उसे प्लान की कुछ और डिटेल्स मिलती हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे लीडर भी पहुँच जाता है। लीडर को शक था कि जापानीज पुलिस को उनका प्लान येम ने लीक किया है। येम उसकी ये बात सुन लेता है कि लीडर एक अनलोडेड गन से उसे टेस्ट करेगा, इसलिए वो जल्दी से अपने रूम की तरफ दौड़ता है, जहां वो उस गन से खुद को गोली मारने का नाटक करके लीडर के शक को दूर करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसकी ट्रिक्स के बावजूद लीडर ने पहले ही कुछ मेंबर्स को उसके रूम की तलाशी लेने का कहा था, जहां से उन्हें कोड बुक और कुछ पैसे मिलते हैं। लीडर उन मेंबर्स को येम का पीछा करने का कहता है। इसी दौरान येम जापानीज पुलिस ऑफिसर से मिलता है, क्योंकि वो उन 3 मेंबर्स को मारने के लिए पिस्टल और बडी को हायर करना चाहता था। येम उन असैसिन से झूठ बोलता है कि वो तीनों मेंबर्स जापानीज स्पाई हैं, ताकि वो उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्हें कन्विंस कर सके। मीटिंग के बाद रेजिस्टेंस मेंबर्स जो कि येम का पीछा कर रहे थे, वो उस पे अटैक कर देते हैं। येम बुरी तरह से फंस चुका था, लेकिन फिर भी वो उनके भोलेपन का फायदा उठाते हुए उन्हें शूट करके मार डालता है, जिसके बाद वो खुद सियोल जाने का फैसला करता है ताकि वो असैसिनेशन प्लान को डिसरप्ट कर सके और रेजिस्टेंस के खिलाफ उसे जापानीज प्रोटेक्शन मिल जाए। दूसरी तरफ वो 3 मेंबर्स सियोल पहुंच जाते हैं। एक कैफे ऑनर
मैडम क्योंग उन्हें असैसिनेशन प्लान के बारे में मजीद जानकारी देती है। उनका इरादा अपने टारगेट की गाड़ी का गैस टैंक खाली करने का था ताकि उन्हें गैस स्टेशन जाना पड़े, जो कि पुलिस स्टेशन से काफी दूर था, जहां वो अटैक करके अपने टारगेट्स को आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। दूसरी तरफ पिस्टल और बडी भी सियोल की तरफ बढ़ रहे थे। उन दोनों ने हाई रैंकिंग जापानीज ऑफिसर्स का रूप धार रखा था। रास्ते में ही उनके जनरल के बेटे से दोस्ती हो जाती है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि जनरल के बेटे की मित्सुको से शादी होने वाली थी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि मित्सुको असल में एन की जुड़वा बहन थी, जो कि सियोल में अपने फादर कांग के साथ रह रही थी। सियोल पहुंचने पर पिस्टल और बडी रिक्शा कंपनी के पास जाते हैं। कंपनी का एम्प्लॉय गलती से एन की फोटो देखकर उसे मित्सुको समझ लेता है और उन्हें बताता है कि ये तो कांग की बेटी है। दूसरी तरफ वो तीनों मेंबर्स अपने टारगेट की गाड़ी को हिट करने के बाद उनसे वादा करते हैं कि वो जल्द से जल्द उनकी कार फ्री में ठीक कर देंगे। कुछ टाइम के बाद एन नए ग्लासेस लेने एक शॉप पे आती है, क्योंकि अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसे उनकी जरूरत थी, इसलिए वो डिलीवरी सर्विस हासिल करने के लिए उन्हें अपना एड्रेस भी लिखकर दे देती है। यहाँ से जाते हुए मित्सुको की नजर एन पे पड़ती है, जिससे उसे लंबे समय से खोई हुई अपनी बहन याद आती है। दूसरी तरफ वांग और बिग गन मैकेनिक्स के रूप में कांग के घर पहुँच जाते हैं और उसकी गाड़ी को रिपेयर करते हुए कार का फ्यूल टैंक खाली कर देते हैं, लेकिन पिस्टल और बडी भी दूर से उन्हें देख रहे थे। उसी रात पिस्टल बिग गन को एलिमिनेट करने के लिए उसका पीछा करता है और यहाँ उनमें फाइट होने लगती है। कुछ टाइम के बाद बिग गन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस दौरान उसे गोली भी लग गई थी, इसलिए वो उस रात वापस नहीं आ पाता, जिसकी वजह से उनका असैसिनेशन प्लान मुश्किल में था। लेकिन एन कैप्टन के तौर पे प्लान को आगे बढ़ाने का डिसाइड करती है, जिसके लिए उन्हें एक जापानीज एम्प्लॉय की मदद भी हासिल थी, जो कि कोरियंस का हमदर्द भी था। अगली सुबह येम सियोल पहुंच जाता है और जापानीज पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन लीक कर देता है, लेकिन इस सारी सिचुएशन के बावजूद जनरल अपनी प्राइड के कारण अपना ट्रिप जारी रखने पर जोर देता है। इसी बीच रेजिस्टेंस मेंबर्स और असैसिन्स अपना अपना प्लान एग्जीक्यूट करने उसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। गैस स्टेशन पे काम करने वाले जापानीज को रियलाइज हो जाता है कि उन्होंने गाड़ियां बदल ली हैं। वो बाकी मेंबर्स को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो गलत कार को उड़ा चुके थे। इसी बीच पुलिस ने उस जगह को घेरे में ले लिया था, जिससे असैसिनेशन प्लान बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तभी अचानक से पिस्टल एन तक पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे पहचान लेता है और उसे शूट नहीं कर पाता। इधर हवांग की अपने टारगेट्स का पीछा करते हुए पुलिस से गन फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हवांग और उसका जापानीज साथी मारे जाते हैं। एन जब अपने साथियों को एक एक करके गिरते हुए देखती है तो वो खुद प्लान को आगे बढ़ाने का फैसला करती है, लेकिन मित्सुको को वहाँ देख के उसे भी अपनी बहन की याद आती है और इसी दौरान उसे भी गोली लग जाती है। पिस्टल को भी पुलिस पकड़ लेती है और उसे एन के साथ ही जेल ट्रांसफर किया जाता है। इसी दौरान पुलिस को चारा डालने के लिए वो दोनों किस करते हैं और इस तरह वो जेल से बाहर आ जाते हैं और कार को हाईजैक कर लेते हैं। बडी भी उनकी हेल्प के लिए वहाँ पहुँच चुका था, जिसके बाद वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पिस्टल एन को हॉस्पिटल ले आता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका था कि वो जापानीज स्पाई नहीं थी। एन को भी पता चल चुका था कि असैसिन्स को उन्हें मारने के लिए येम ने वहाँ भेजा था और उसी ने ही उन तीनों को रेजिस्टेंस में शामिल होने के लिए रिक्रूट किया था। पिस्टल यहाँ कोरिया को आजाद करवाने की एन की डिटर्मिनेशन देख के उसकी तारीफ करता है और उसे वहाँ से जाने देने के लिए तैयार हो जाता है। हॉस्पिटल के बाहर पिस्टल और बडी जनरल के बेटे से मिलते हैं, जिसे उन्होंने अपना दोस्त बनाया था। वो उन्हें अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स के तौर पे अपनी शादी में आने की ऑफर करता है, लेकिन इसी दौरान एक कोरियन लड़की उससे टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो उसे शूट करके मार डालता है। पिस्टल उसे डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि वो बाकी लड़कियों को शूट ना करे, लेकिन पिस्टल ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उसने अब तक 300 कोरियन लड़कियों को अपने हाथों से मारा था। पिस्टल जो कि खुद भी एक कोरियन था, वो दिल में गुस्सा लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ येम कांग के घर पहुँच जाता है और उसे ये बात इन्फॉर्म करता है कि जो लोग उसे असैसिनेट करना चाहते हैं उनमें से एक उसकी बेटी एन है। कांग का बटलर जिसने डिपार्टमेंटल स्टोर से एन का एड्रेस देखा था, वो कांग को उसके ठिकाने का बता देता है, लेकिन मित्सुको भी उसके एड्रेस के बारे में जानती थी, इसलिए वो वहाँ पहले पहुँच जाती है और उसे वहाँ से भगाने के लिए अपने कपड़े और ट्रांसपोर्ट देती है। लेकिन उनकी बातों के दौरान ही कांग और उसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मित्सुको एन को छुपा देती है, लेकिन कांग रूम में एंटर होते ही उसे शूट करके मार डालता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एन है। एन ये देख के शॉक हो जाती है कि उसकी जुड़वा बहन को उसके पिता ने उसकी आंखों के सामने ही मार डाला था। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो मित्सुको की आइडेंटिटी अपनाने का फैसला करती है और मित्सुको के तौर पे कांग
कांग के घर पहुंच जाती है, जहां वो मित्सुको की फोटोज देख के रोने लगती है। रात को बिग गन भी कैफे पहुंच जाता है। मैडम क्योंग उसे वहां से भागने के लिए कन्विंस करती है, लेकिन वो अपनी बुरी कंडीशन के बावजूद अपना मिशन पूरा करने के लिए डिटरमिन्ड था। कांग का बटलर, जो कि कई सालों से कांग के घर रह रहा था, वो एन के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए यहाँ उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो एन के बारे में अच्छे से नहीं जानता था, इसलिए आखिर में एन उसका गला दबा के उसे मार डालती है। अगले दिन पिस्टल जनरल के बेटे से मिलने कांग के घर आता है। एन जब पिस्टल को वहाँ देखती है तो चुपके से उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता देती है। एन का प्लान अपने टारगेट को मित्सुको की शादी वाले दिन मारने का था और इस दौरान वो खुद को भी सेक्रीफाइस कर देगी। पुलिस ऑफिस में येम की सर्विसेज के कारण उसे प्रमोट कर दिया जाता है। ऑफिसर के तौर पे उसका पहला टास्क मैडम क्योंग से इन्वेस्टिगेशन करना था, जो कि रेजिस्टेंस मेंबर्स की हेल्प कर रही थी। लेकिन पुलिस स्टेशन जाने से पहले वो बिग गन को कॉल करती है और इसके बाद खुद को शूट करके मार डालती है। आखिर वेडिंग डे भी आ जाता है। बहुत सारे सोल्जर्स उस जगह की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन बिग गन वहाँ घुसने में कामयाब हो जाता है। पिस्टल भी दुल्हा के पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन येम उसे हिरासत में ले लेता है क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता था। तभी अचानक से बिग गन रूम में एंटर होता है और हर किसी को शूट करने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में वेडिंग सेरेमनी खून खराबे में बदल जाती है। इसी बीच एन भी अपनी हिडन गन उठा के जनरल को शूट कर देती है। बिग गन सीढ़ियों को उड़ा देता है। येम और पिस्टल भी ये सुन के ऊपर जाते हैं, लेकिन येम बिग गन से आगे नहीं निकल सकता था, इसलिए वो फिर से रेजिस्टेंस कैप्टन होने का नाटक करने लगता है। बिग गन को उसकी असलियत का नहीं पता था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो बिग गन को शूट कर देता है, जिसके बाद वो अपनी उंगलियां चेक करता है कि कहीं फिर से कोई खो न गई हो। रेजिस्टेंस अब पूरी तरह से घेरे में थी और उनके पास तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी नहीं बचा था। लेकिन फिर पिस्टल इस फाइट में एंटर होता है और बाजी पलट जाती है। एन यहाँ कांग को मारने से हिचकिचा रही थी, लेकिन पिस्टल उसे भी शूट करके मार डालता है। अपने दोनों टारगेट्स को खत्म करने के बाद रेजिस्टेंस ने अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। बिग गन एन को कवर करते हुए ब्लीडिंग के कारण मारा जाता है, जिसके बाद पिस्टल और एन वहाँ से भाग जाते हैं। पहले तो वो सोल्जर्स को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन येम चिल्लाकर सोल्जर्स को इन्फॉर्म करता है कि पिस्टल ने दुल्हा और दुल्हन को होस्टेज बना लिया है। वो हर तरफ से घेरे में थे, लेकिन खुशकिस्मती से बडी उन्हें रेस्क्यू करने वहाँ पहुँच जाता है। वो किसी तरह करके कैफे पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। पिस्टल और बडी का प्लान सीक्रेट टनल से भागने का था, लेकिन बाहर मौजूद येम और जापानीज सोल्जर्स के साथ नेगोशिएशन के कारण वो एन को छोड़ना चाहते थे, जो कि मित्सुको बनी हुई थी। पिस्टल यहाँ जनरल के बेटे को भी मार डालता है। अलग होने से पहले पिस्टल एन को पहली और शायद आखिरी बार किस करता है, जिसके बाद एन को मित्सुको के रूप में आजादी मिल जाती है। लेकिन येम पिस्टल और बडी को भागते हुए घेर लेता है। बडी को देखते ही मार दिया जाता है। येम मुसलसल पिस्टल को भी शूट कर रहा था, लेकिन वो उस तक पहुँच के उसे स्टैब करने में कामयाब हो जाता है। इसी के साथ ही हमें 1945 का टाइम दिखाया जाता है, जब यूएसएस मिजोरी में जापान ने सरेंडर कर दिया था, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगती है। साथ ही वो अपने मारे जाने वाले साथियों के लिए शोक भी मना रहे थे। 4 साल बाद येम, जिसे पुलिस हेड बनाया गया था, उसे जापानीज स्पाई होने की एक गवाह की गवाही के कारण मुकदमे का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कोर्ट रूम को धोखा देने में कामयाब हो जाता है और उन्हें लगने लगता है कि येम भी एक प्राउड रेजिस्टेंस फाइटर है, इसलिए गवाह को गवाही देने के लिए खुद बुलाया जाता है। लेकिन वो मारा जा चुका था, जिससे येम को उसकी आजादी मिल जाती है। घर जाते हुए वो मित्सुको को देखता है, जिसे वो एन समझ रहा था। वो उसका पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां एक रेजिस्टेंस मेंबर, जिसे उसे लग रहा था कि उसने मार दिया था, वो उसका वेट कर रहा था और आखिरकार पिस्टल और एन उसे शूट करके मार डालते हैं, जिससे उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।